कल की क्लास में जी हम लोग रीड कर चुके थे रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में और इनकम टैक्स लायबिलिटी के बारे में। पर्सन्स एंड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बारे में हमने बात नहीं की थी। आज के हमारे जो टॉपिक्स होंगे उसके अंदर आ जाएंगे जी टोटल इनकम सेक्शन 10, टैक्सेबल इनकम सेक्शन नंबर 9, एग्जम्प्ट इनकम, उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम है सेक्शन 11 के, इनकम टैक्स रिटर्न है सेक्शन 114, फिर किसे रिटर्न फाइल करने की जरूरत है सेक्शन 114 सब सेक्शन 1, रिटर्न कैसे फाइल करनी है सेक्शन 114 सब सेक्शन 2, और एक सैलरीड इंडिविजुअल जो बंदा तनख्वाह लेता है वो अपनी रिटर्न अपना गोशवारा कैसे फाइल करेगा, सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 हमें ये चीज सिखाते हैं। इसलिए मैंने आपको कल कहा था कि सेक्शन नंबर 12 जो है सेक्शन 12 को थोड़ा बहुत आप लोग रीड करके आइएगा लाजमी। आज का हमारा जो मेजर टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह सेक्शन 12 ही होगा, और इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स हैं सेक्शन 10, 9, 11, 114 वगैरह ये छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये भी हम साथ में ही कवर करेंगे। कल क्लास के एंड पे हमने बात की थी रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में या इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में और इनकम टैक्स लायबिलिटी के बारे में, लेकिन ये हमने ऑरली बात की थी, प्रैक्टिकली हमने इस चीज को देखा नहीं था। तो आज हम स्टार्ट लेंगे कैसे आपने किसी बंदे का एनटीएन बनाना है, उसको फाइलर कैसे करना है, और फिर उसके रिटर्न की तरफ जाएंगे प्रैक्टिकली। अच्छा जी, पहली चीज इसके अंदर ये देख लें, ये कुछ वर्ड्स हैं या इन्हें फ्रेजेस कह सकते हैं आप, जिसमें एक फ्रेज है फाइलर होना। आपके पास क्लाइंट आके ये कह सकता है कि मुझे फाइलर कर दिया जाए, या फाइलर होने के लिए आ सकता है। फिर आपके पास क्लाइंट आके ये भी कह सकता है कि मैंने अपना एनटीएन बनवाना है, एनटीएन कहते हैं नेशनल टैक्स नंबर को। या वो आपके पास आके ये भी कह सकता है कि पहले इनकम टैक्स में रजिस्टर होना है, या आईरस में रजिस्टर होना है, या फिर एफबीआर में रजिस्टर होना है, या फिर आईरस पर अकाउंट बनवाना है। अब ये डिफरेंट फ्रेजेस है, फाइलर होना, एलटीएन बनवाना, इनकम टैक्स में रजिस्टर होना, आईआरएस में रजिस्टर होना, एफबीआर में रजिस्टर होना, लेकिन सबका अल्टीमेटली मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या है कि जी हम लोगों ने अपने आप रिटर्न बनवानी है, फाइलर होना है, रिटर्न फाइल करवानी है, लेकिन रिटर्न फाइल करने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी ये होता है कि आप एफबीआर के बनाए गए पोर्टल के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, यानी कि आप एफबीआर के बनाए हुए रजिस्टर के अंदर अपनी एक एंट्री करवा लें। अब अगर कोई बंदा एफबीआर के रजिस्टर में अपनी एंट्री करवाता है, जिसे कि हम लोगों ने लिखा है एफबीआर में रजिस्टर होना, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एफबीआर का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर होगा, उसके अंदर रजिस्ट्री हो जाएगी। दैट मीन्स कि आईरस में रजिस्टर होना और एफबीआर में रजिस्टर होना एक ही बात है। इसी तरीके से अगली बात लिखी हुई इनकम टैक्स में रजिस्टर होना। अब एफबीआर आपको जब रजिस्ट्रेशन करता है तो प्राइमरीली वो किस टैक्स के पर्पसेस के लिए आपको रजिस्टर करता है, वो इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर करता है। इसलिए अब आप ये भी समझ लें कि एफबीआर, आईरस और इनकम टैक्स ये भी तीनों एक ही चीज होगी। जब आप एफबीआर में रजिस्टर हो जाते हैं, या आईरस में रजिस्टर हो जाते हैं, या इनकम टैक्स में रजिस्टर हो जाते हैं, तो साथ ही आपको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है जिसे नेशनल टैक्स नंबर कहा जाता है। इसलिए अगर कोई क्लाइंट आपको आके ये कहे कि मैंने अपना एलटीएल बनवाना है, तो दैट मीन्स के वो इनकम टैक्स में रजिस्टर होने आया है, या आईरस पे अपना अकाउंट बनवा ले आया है, या एफबीआर में रजिस्टर होने आया है। ठीक है, इन सब बातों का एक ही मतलब होगा। तो एलटीएल होता क्या बेसिकली, एलटीएल पहले जमाने में, आज से कुछ साल पहले, तो एक 7 डिजिट नंबर हुआ करता था। यानी आपका आईडी कार्ड नंबर एक अलग चीज हुआ करती थी, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, और एलटीएल नेशनल टैक्स नंबर आपका 7 डिजिट नंबर एक अलग से नंबर हुआ करता था। लेकिन इस वक्त जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि आम इंसान हैं, उनका सबका एलटीएन उनका सीएनआईसी नंबर ही होता है। उनका कंप्यूटराइज जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वही उनका एलटीएन है। इसके अलावा जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उनके लिए 7 डिजिट एलटीएन अलग से एफबीआर बना के देता है, जबकि आम आदमी का सीएनआईसी शनाख्ती कार्ड नंबर ही उसका एलटीएन होता है। और अगर ये बंदा जिसने आईरस पे अपना अकाउंट बनवाया है, यानी कि जो एफबीआर में रजिस्टर हुआ है, जो आईरस पे अपना अकाउंट बना चुका है, आईरस में रजिस्टर हो चुका है, इनकम टैक्स में रजिस्टर हो चुका है, जिसको एलटीएन नंबर अलॉट हो चुका है, अगर ये बंदा आज से अपने गोशवारे फाइल करना शुरू कर दे, तो हम इसे फाइलर कहना शुरू कर देंगे। फाइलर के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि फाइलर का मतलब होता है टू फाइल समथिंग, या फाइल कर दे वाला। और फाइल करने के बारे में मैंने आपको बताया था कि फाइल करने का मतलब होता है किसी चीज को सेंड कर देना, भेज देना, किसी जगह पे सबमिट कर देना,
किसी जगह पे अदा कर देना, जमा करवा देना। अब ये जमा करवाने वाला बंदा फाइलर कहलाता है। फाइल के एंड पे ईआर लगा दे तो वो फाइलर बन जाएगा। सो दैट मीन्स कि एनटीएन जिसका आप बनाओगे उसके ये सारे काम हो जाएंगे। आईरस वाला, एफबीआर वाला, फिर आईरस में रजिस्टर होने वाला, इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन, और उसका एलटीएन बन जाएगा। लेकिन वो फाइलर नहीं होगा। फाइलर होने के लिए जरूरी ये है कि वो अपनी रिटर्न भी फाइल करे, क्योंकि फाइलर का तो मतलब ही वो है जो रिटर्न फाइल करे। अब इसके अलावा एक और भी इसके अंदर स्टेप आता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जी चालान एफबीआर का कुछ जमा करवाना होता है, उसकी तरफ भी हम चलते हैं। लेकिन अभी मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों के पास अगर क्लाइंट आके इन 4-5 बातों में से कोई एक बात करे तो आप उसको कोई सेपरेट हैसियत ना दे, सेपरेट इंपॉर्टेंस ना दे, बल्कि ये सारी बातों का मतलब अल्टीमेटली एक ही है कि उसको एफबीआर में रजिस्टर कर दे या उसको फाइलर बना दे। नेक्स्ट मैं आपको जो है लेके चलता हूँ इसके फाइलर बनाने के स्टेप्स पर भी। अच्छा जी, अगर आपने किसी को फाइलर बनाना है या आपने खुद फाइलर होना है, ये ऊपर जो हेड ऑफ इनकम लिखा हुआ है ना, इसको आप छोड़ दें। मैं थोड़ी सी स्क्रीन को जो है वो क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, ये है हमारे स्टेप्स है फाइलर होने के। अगर आपने किसी को फाइलर करना है या आपने खुद फाइलर होना है तो आपने करने हैं 3 काम। ठीक है? नंबर 1 है स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइल करना है आपने। ठीक है? सॉरी, फिल करना है। फाइल करना भी कह सकते हैं। फाइल करना जब आपको उसको फिल करके जमा करवा दोगे तो वो फाइल करना कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फिल करना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पुट करना है आपने, उसके बाद उसे सेंड कर देना है एफबीआर को। वो कहाँ पे फिल करना है, किस सेक्शन के तहत फिल करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसको जो सेक्शन डील करता है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 181 है। और उसके बाद अगला स्टेप है आपका रिटर्न फाइल करनी है आपने प्रीवियस ईयर की, जो गुजरा हुआ साल है, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर जो होता है आपका, आपने उसकी रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है? तीसरे नंबर पे आपका स्टेप होगा 1000 रुपए का आपने चालान पे करना है, जिससे कि एटीएल सरचार्ज कहा जाता है। एटीएल मींस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ठीक है? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जो बंदा शामिल हो जाए वो एक एक्टिव फाइलर बन जाता है, एक एक्टिव टैक्स पेयर बन जाता है। और उस लिस्ट में शामिल होने का 1000 रुपए जुर्माना पे करना पड़ता है हर बंदे को जो भी फाइलर होना चाहता है। इन चीजों की तरफ आते हैं। साथ ही टैक्स ईयर की क्योंकि बात हो रही है कि पिछले टैक्स ईयर की आपने रिटर्न फाइल करनी है, तो थोड़ा सा टैक्स ईयर को समझ लेते हैं कि टैक्स ईयर बेसिकली चीज क्या है। टैक्स ईयर कहते हैं जी 12 महीनों का टाइम होता है, यकम जुलाई से लेके अगले साल 30 जून तक का जो टाइम होता है। नॉर्मली आपका जो कैलेंडर ईयर होता है यकम जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक चलता है। ये टोटल 365 या 366 दिन बनते हैं। आपके टैक्स ईयर या फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी इतने ही दिन हुआ करते हैं, लेकिन ये साल शुरू होता है यकम जुलाई से और एंड होता है अगले साल के 30 जून में। दैट मीन्स कि इसके अंदर 2 कैलेंडर ईयर्स कवर होंगे हाफ हाफ। अगर मैं टैक्स ईयर 2024 की बात करूंगा तो ये शुरू होगा यकम जुलाई 2023 से और खत्म होगा 30 जून 2024 को। और अगर मैं टैक्स ईयर 2025 की बात करूंगा तो ये शुरू होगा यकम जुलाई 2024 को और खत्म होगा 30 जून 2025 को। इससे हमें कॉमन चीज क्या नजर आ रही है? कॉमन चीज ये नजर आ रही है कि जिस साल में टैक्स ईयर खत्म हो रहा है ना, जिस कैलेंडर ईयर में, अब ये ऊपर वाला अगर टैक्स ईयर है जो कि 12 महीनों का, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये खत्म कब हो रहा है, तो ये खत्म हो रहा है 2024 में जाके। शुरू हो रहा है 2023 में और खत्म हो रहा है 2024 में। तो फिर मैं इस टैक्स ईयर को जो टाइटल दूंगा ईयर वाइज वो 2024 का दूंगा। क्यों? क्योंकि ये खत्म 2024 में होगा। इसी तरीके से अगला टैक्स ईयर खत्म 2025 में हो रहा है, तो फिर मैंने उसका नाम भी टैक्स ईयर 2025 ही रखा है। अगर यहीं पे हम मिसाल के तौर पे लिख ले ऊपर टैक्स ईयर 2023 सिर्फ समझने के पर्पज के लिए, तो जो आपका टैक्स ईयर 2023 होगा ये खत्म कब होगा? आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि ये खत्म होगा 2023 में और शुरू होगा यकम जुलाई 2022 को। तो यही चीज थी जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई होप आप लोगों को टैक्स ईयर का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। साथ ही देखते चलते हैं जी टाइम टू फाइल रिटर्न। टाइम टू फाइल रिटर्न या ड्यूरेशन जो आपको दी जाती है
अपना गोशवारा जमा करवाने की, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके घर अगर कोई बिजली गैस का बिल आता है, तो वो बिल पे करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिल आया है आपके 20 तारीख को, तो आपको अगले 6 से 7 दिन दे दिए जाते हैं। वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर अंदर आप बगैर जुर्माने के बिल पे कर सकते हैं, ठीक है, जिसे कि हम लोग ड्यू डेट या ड्यू टाइम भी कहते हैं। इसका यहाँ पे पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि क्यों आप लोग लेट फाइलर होते हैं, क्यों आप लोग एक्टिव फाइलर होते हैं, और कौन सा बंदा है जो कि नॉन फाइलर होता है फाइलिंग करने के बावजूद या फाइलिंग करने से कुछ अर्सा पहले। टाइम टू फाइल रिटर्न हर साल किसी भी टैक्स ईयर में 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक जो 3 महीने बनते हैं, ये आपका रिटर्न फाइल करने का टाइम पीरियड होता है। यानी आप चाहें तो य 30 जून को आपका टैक्स ईयर खत्म हुआ है। ये देखिए टैक्स ईयर, ये कम जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक चल रहा है। अब ये खत्म कब हुआ है? 30 जून 2024 को। अगला दिन क्या आया? यकम जुलाई 2024। आप चाहें तो यकम जुलाई 2024 को अपना गोशवारा फाइल कर दें। चाहें तो पूरा 3 महीनों का टाइम पीरियड गुजार के 30 सितंबर 2024 को अपनी रिटर्न फाइल करें। दोनों सूरतों में आपकी रिटर्न इक्वली वैलिड होगी और एक्सेप्टेबल होगी। हाँ, अगर आप इससे लेट फाइल करते हैं और एफबीआर डेट भी ना बढ़ाए, यानी मजीद मौका ना दे और डेट यहीं पे क्लोज कर दे टाइम पीरियड को, तो फिर इसके बाद जो बंदा रिटर्न फाइल करेगा वो लेट फाइलर कहलाएगा। ऐसे ही समझ लें जैसे अगर कोई बंदा जुर्माने के साथ बिजली का बिल पे करे, तो वो आप उसे लेट पेयर कह सकते हैं, जिसने लेट पेमेंट की है। यहाँ पर उसको लेट फाइलर कहते हैं, जिसने लेट फाइलिंग की है, लेट सबमिशन की है। ये चीज़ें एक दफ़ा सुनते जाएँ, लाज़मी बात नहीं है कि आपने एक-एक चीज़ को पूरी तरीके से याद करना है। जब आप क्लास को दोबारा रिवाइज़ करोगे, नोट्स को देखोगे, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अभी जस्ट अपने माइंड में एक हायरार्की बनाते जाएँ, एक ऑर्डर बनाते जाएँ कि चीज़ें कहाँ से शुरू होके कहाँ जा रही हैं, ठीक है? मैं थोड़ा-सा रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई भी बंदा आपके पास आके कहता है कि मुझे फाइलर होना है एफबीआर में, ताकि उसके ऊपर बैंक में जब वो पैसे निकलवाए तो उसके टैक्स ना पड़े। जब वो ज़मीन की सेल परचेज़ करे तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस ना पड़ें। बिजली, पानी, गैस के बिलों में उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस ना पड़ें। जब वो उसने बैंक में अगर कहीं पैसे रखवाए हुए हों, सेविंग अकाउंट खुलवाया हो, वहाँ से उसको प्रॉफ़िट मिलता है, मुनाफ़ा कमाता है, तो वहाँ पे उसका ज़्यादा टैक्स ना कटे। कोई कंपनी उसको शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देती है, प्रॉफ़िट देती है, तो वो कंपनी उसको पूरे पैसे दे, उसमें से टैक्स ना काटे। या अगर उस किसी बंदे का कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह निकल आया है, तो उसको उसकी प्राइस बॉन्ड की रकम जो है, वो मुनासिब टैक्स कटने के बाद मिले। ऐसा ना हो कि 30-30, 35% अमाउंट जो है वो उसकी कट जाए टैक्स के मद में। तो ये सारे कामों से अगर बचना है, तो इसका एक ही हल है कि आप लोग अपने उस क्लाइंट को फाइलर कर दें। फाइलर होने के 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। कहाँ पे आपने फिल करना है? आईआरएस के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऑन आईआरएस। ठीक है, आईआरएस पे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपने रिटर्न फाइल करनी है, वो भी आईआरएस पर ही करनी है। देन आपने ₹1000 का चालान पे करना है, वो भी आपने आईआरएस पर ही चालान बनाना है। देन आपने अपने किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप की मदद से उसको पे कर देना है। चलते हैं जी, इसको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली देखते हैं। आईआरएस गुम हो गया जी, चलें नया ओपन कर लेते हैं। सिंपली आपने जी सबसे पहले आईआरएस की वेबसाइट पे चले जाना है। अगर आपको वेबसाइट ना आती हो तो आप गूगल पे जा सकते हैं। गूगल पे जाके आप यहाँ पे लिख दें आईआरआईएस और उसको सर्च कर दें। सर्च करने के बाद जो बिल्कुल पहली वेबसाइट आएगी, आइरस 2.0 लिखा हुआ है। बेसिकली ये आइरस का एक अपडेटेड वर्जन है। इससे पहले आइरस था, उन्होंने उसके अंदर कुछ तब्दीलियां की हैं, उसको मजीद थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली कर दिया है और ज्यादा उसके अंदर रंग डाल दिए हैं। अब वो बन चुका है आइरस 2.0। तो इसमें कोई खास चीज नहीं है। ये 2.0 से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये आइरस ही है।
इससे पहले वाला आइरिस जो है वो अब नहीं चलता, अब आप आइरिस चलाओगे तो अब यही वाला चला करेगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे लिंक के ऊपर, वेबसाइट आइरिस की ओपन हो जाएगी। ऐसे ही वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन की थी, ठीक है। वेबसाइट का मेन पेज के ऊपर आपके पास लॉगिन डैशबोर्ड आ रहा होगा। आप यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, नीचे अपना पासवर्ड लिखेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ऑलरेडी आपका एनटीएन बना हुआ है, तो फिर आपका यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास एक न्यू क्लाइंट आया है, तो फिर आपने जाना है ये नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। इसके साथ ही ई एनरोलमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है। ई एनरोलमेंट किन लोगों की करनी होती है? ई एनरोलमेंट उन लोगों की करते हैं वो लोग जो आइरस के आने से पहले मैनुअली, यानी कि देसी तरीके से कागजों में एफबीआर के पास जाके रजिस्टर हुए हुए थे और अपनी गोशवारे फाइल किया करते थे कंप्यूटर से पहले। वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो 90s में, कहीं पे 2000s में फाइलर हुए हुए हैं। तो उनका डाटा आइरस में ऐड कर देना, उन्हें आइरस में एंट्री करवा देना उनकी, उसके लिए ई एनरोलमेंट करते हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, फिर सिर्फ ई एनरोलमेंट होती है, यानी कि उनको आप मैनुअली तरीके से निकाल के इलेक्ट्रॉनिक तरीके में ले आते हो। ई-एनरोलमेंट का तरीका भी बहुत आसान है। आप लोग रजिस्ट्रेशन सीख जाओगे तो ई-एनरोलमेंट बड़ी आसानी से कर लोगे। मैं जस्ट दिखा देता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि ई-एनरोलमेंट के अंदर ये गिने-चुने 3 से 4 ऑप्शन हैं। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखोगे आप, नेम ऑटोमैटिकली ये सर्च कर लेगा। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर जो भी इनकी सिम है, जैज़, टेलीनॉर, ज़ोंग, वायलेट वगैरह, वो लिख दें, उसके सामने फ़ोन नंबर लिखें, दूसरी बार फ़ोन नंबर लिखें, ईमेल लिखें, दूसरी बार ईमेल लिखें, कैप्चा दें, सबमिट करें, आपकी ई-एनरोलमेंट हो जाएगी। आपको एक एफबीआई की तरफ से एक फ़ोन नंबर पर मैसेज और ईमेल रिसीव हो जाएगा, जिसके अंदर आपका एनटीएन और आपका पासवर्ड लिखा हुआ होगा। ठीक है? तो ई-एनरोलमेंट के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आएँ, कम ही आएँगे आपके पास। ज़्यादातर क्लाइंट्स आपके पास आया करेंगे फाइलर होने के लिए। आपने चले जाना जी न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाएँगे तो आपके सामने ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 181 की जो है लीगल प्रोविजंस इसको डील करती हैं। उन्हीं के मुताबिक ये बनाया गया है। इसको आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एज़ इट इज़ फिल कर देना है। फिल करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मैं थोड़ा-सा प्रोसेस जो है वो गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें आएगा जी शनाख्ती कार्ड नंबर। शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिखते हैं अपने क्लाइंट का। हाँ, अगर वैसे बात की जाए कि आपके पास कोई बंदा रजिस्टर होने के लिए आ गया है, तो आपने उससे डाटा क्या लेना है? और ज़्यादा डाटा नहीं आपने लेना कोई बहुत ज़्यादा, सिर्फ़ उसका शनाख्ती कार्ड नंबर ले लें या उसके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की तस्वीर ले लें, ठीक है? उसके बाद आपने उसका फ़ोन नंबर ले लेना है। फ़ोन नंबर वो लेना है जो उसके अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो। साथ में आपने उसका एक ईमेल ले लेना है। ईमेल भी वो लेना है जो उसके किसी मोबाइल फ़ोन वगैरह में ऑलरेडी लगा हुआ हो, क्योंकि ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों के ऊपर उसके पासवर्ड्स आने हैं। नीचे रह जाएगी चीज़ एड्रेस। एड्रेस आपने उससे पूछ के भी लिख सकते हैं आप, या जो उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर दिया गया हो आप वो वाला भी लिख सकते हैं। एड्रेस की ज़रूरत सिर्फ़ इसलिए होती है कि एड्रेस की मदद से जो है ना, आप लोगों का एफबीआर का टैक्स ऑफिस सिलेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर दीपालपुर में रहता हूँ, तो दीपालपुर में जो रिलेटेड मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल थाना है, मुझे वही डील करेगा। कल को अगर मैंने अपनी कोई कानूनी चाराजोई करनी है किसी के अगेंस्ट या कोई भी कानूनी मदद लेनी है, तो मेरे लिए बेहतर यही होगा कि जो थाना जहाँ पे मेरी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, मैं उसी थाने में जाऊँ। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे इदारे भी मौजूद हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिफरेंट एड्स वगैरह होती हैं, ठीक है? एड्स दी जाती हैं स्टेट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जैसे रमज़ान पैकेजेज़ वगैरह होते हैं। अब अगर मेरा कोई रमज़ान पैकेज आता है फॉर एग्ज़ाम्पल और मैं लाहौर में जाऊँ और मैं फ लाहौर का ना हूँ और लाहौर में जाकर कहूँ कि जी मुझे ये दे दें, वो क्या करेंगे, मेरा आईडी कार्ड देखेंगे, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल दीपालपुर का, तो वो मुझे ये कहेंगे कि आप हमारे दीपालपुर का जो फैसिलिटेशन सेंटर है, आप वहाँ जाएँ, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड के हिसाब से वहाँ होनी है और आपके रिलेटेड जो भी मटीरियल हुकूमत ने आपको देना है, वो आपको वहाँ से मिलेगा। सो दैट मीन्स कि मेरा जो एड्रेस होगा, वही डिसीजन मेकर होगा। मेरा एड्रेस ये डिसाइड करेगा कि मुझे ये चीज़ लाहौर से मिलेगी या ओकाड़ा से या दीपालपुर से या साहिवाल से मिलेगी। सेम इज़ द केस विद टैक्स ऑफिस। अगर मैंने कल को एफबीआर से अपना कोई काम करवाना है या एफबीआर मेरे अगेंस्ट कोई नोटिस निकाल देता है, कोई ऑर्डर पास कर देता है, तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे जो सामने दफ्तर नज़र आएगा एफबीआर का, मैं किसी भी शहर में बैठा हूँ, मैं वहाँ जाऊँ और मुझे फैसिलिटेट कर दिया जाए। आने वाले दौर में ये चीज़ हो भी सकती है, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनमें ऐसा ही है।
तमाम तर इदारे, तमाम तर जो उनकी ब्रांचेज़ होती हैं, वो सेंट्रली कनेक्टेड होती हैं। आप किसी भी एक ब्रांच में जाएँगे तो आप वहाँ से जाके किसी भी दूसरी ब्रांच का काम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में फ़िलवक़्त इस तरह से नहीं है। अगर मैं लाहौर का हूँ, तो लाज़मी तौर पे मेरी रजिस्ट्रेशन टैक्स ऑफ़िस लाहौर में ही होनी चाहिए, ताकि मैं अपने जो कल को काम हो टैक्स ऑफ़िस के, वो वहाँ से ईज़िली करवा सकूँ। अदरवाइज़ अगर मैं कराची का हूँ और मैं अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लूँ टैक्स ऑफ़िस लाहौर में और फिर मैं कराची के दफ़्तर में जाऊँ और कहूँ कि जी मेरी रिटर्न में इश्यू आ रहा है, मुझे फैसिलिटेट किया जाए, तो वो मुझे यही कहेंगे कि आपका जो टैक्स ऑफ़िस है वो लाहौर का है, आप वहाँ पे रजिस्टर हुए हैं, अब आप लाहौर जाएँ। उस वक़्त मैं लाख कहूँगा कि नहीं जी मैं तो कराची रहता हूँ, उन्होंने यही कहना है कि आपकी रजिस्ट्रेशन लाहौर में हुई हुई है। दैट मीन्स कि जब मैंने ये एड्रेस सेलेक्ट करना है, एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे वो एड्रेस हमेशा ऐड करना है अपने क्लाइंट का, जहाँ पर मेरा क्लाइंट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टे करता हो। आप मिसाल ले लें, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, जॉब के सिलसिले में तो अक्सर लोगों के वो तबादले और ये सारा कुछ होता रहता है ना, तो अगर एक बंदा कराची का है और उसका ट्रांसफ़र हुआ है लाहौर में, अब लाहौर में आके उसको पता चलता है कि मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है कि अगर मैं फाइलर हो जाऊँ। वो किसी वकील साहब के पास जाता है कि जी मुझे फाइलर कर दें। वकील साहब उससे पूछेंगे आपका एड्रेस क्या है? अब वो तो लाहौर में रह रहा है, तो वो लाहौर का एड्रेस दे देता है, जहाँ कहीं भी वो रह रहा होता है। जब वो लाहौर का एड्रेस देगा तो ऑटोमैटिकली ये जो सॉफ्टवेयर है, वो उसका टैक्स ऑफिस लाहौर सेलेक्ट कर देगा उसके एड्रेस को देखते हुए। उसके बाद हो सकता है अगले ही दिन उसका तबादला वापस हो जाए कराची में। अब वो तो नेक्स्ट अपनी पूरी उम्र के लिए हो सकता है कराची ही रहे, वहाँ से बाहर निकले ही ना। अब उसके जितने भी एफबीआर के काम होंगे, उसके लिए या तो उसको लाहौर आना पड़ेगा या फिर उसको दोबारा से एप्लीकेशन देके अपना टैक्स ऑफिस चेंज करवाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे एड्रेस वो सिलेक्ट करना है किसी भी बंदे का, जिस जगह पे वो ज़्यादा वक़्त के लिए रहता है। अगर वो प्राइमरीली वो बंदा कराची का रहने वाला है तो उसका आरटीओ भी आप कराची ही सिलेक्ट करें। लाहौर में अगर वो फिल वक़्त आया हुआ है तो उस चीज़ को इग्नोर कर दें। या अगर आपको लगता है कि एक बंदा पहले कराची का रहने वाला था, लेकिन अब वो लाहौर आ चुका है और वो कह रहा है कि मैंने हमेशा लाहौर ही रहना है, मैंने कराची वापस नहीं जाना, तो फिर आप उसका आरटीओ लाहौर सेलेक्ट करवाएँ, उसका लाहौर वाला एड्रेस डालें। तो ये चीज़ आपने खुद अपने क्लाइंट को गाइड करनी है। खैर इसको कंप्लीट करते हैं जी। आपने सीएनएससी नंबर लिख दिया है, उसके बाद आपने लिख देना है प्रीफिक्स यानी कि नाम के शुरू में क्या आता है मिस्टर, मिसेज़ या मिस वगैरह। मैं मिस्टर लगाता हूँ, उसके बाद फर्स्ट नेम जो है आपने वो लिख देना है। उसके बाद मिडल नेम जो है आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसके ऊपर कोई हिस्टैरिक वगैरह नहीं है। लास्ट नेम के ऊपर हिस्टैरिक है तो वो लिख दें। उसके बाद आ गया जी आपका सर्विस प्रोवाइडर यानी जो आपका फ़ोन नंबर है, वो कौन-सी कंपनी के पास रजिस्टर्ड है। मोबलिंक, टेलीनॉर वगैरह ये आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी मोबलिंक है। फ़ोन नंबर आपने कैसे लिखना है, नीचे इसका तरीकाकार देख लें, लिखा हुआ है ये 0092 यानी जहाँ पे आपके फ़ोन नंबर में 0 आता है, उसकी जगह आपने 0092 लिखना है और ऑनवर्ड सारा नंबर लिख देना है। ये देखिए इस तरीके से। 2 दफ़ा आपने नंबर लिखना है और नंबर जो है आपके सीएनआईसी पे मस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। आगे आ जाते हैं जी ईमेल पे, तो ईमेल आपने वो लिखना है जो इस टाइम आपके फ़ोन में या लैपटॉप में मौजूद हो, ताकि आप उसके ऊपर अपना ओटीपी या कन्फर्मेशन कोड रिसीव कर सकें। उसके बाद अगले आ गया जी एड्रेस इन्फॉर्मेशन। कोशिश करें क्लाइंट से आईडी कार्ड पकड़ें उसका और उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हो एज़ इट इज़ लिख दें। सबसे पहले आपने एड्रेस में जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी टाइप सेलेक्ट करनी है। एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेज़िडेंशियल है, कोई चीज़ गलत भी सिलेक्ट हो जाए तो इससे बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ये चीज़ कहीं पर लिखी नहीं जानी, ठीक है? आपके एड्रेस में ये नहीं लिखा जाएगा कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या रेज़िडेंशियल है या कमर्शियल है। आप यहाँ पे रेज़िडेंशियल कर लें ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फॉर्म है जी कि रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी की फॉर्म क्या है बेसिकली तो आप यहाँ पे हाउस कर दें। उसके बाद है जी कि इस हाउस का मेजरमेंट यूनिट क्या है कि अगर उस हाउस को मेजर करना हो, तो आप किस यूनिट में उसको मेजर कर सकते हैं। मरलास हैं, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर फुट है, कनाल है, तो आप यहाँ पे मरलास कर लो। अब एरिया कितना है, कितने मरले का है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी 10 मरले का है। अगली चीज़ आ गई है यूनिट नंबर। यूनिट नंबर से मुराद है कि अगर आपने यहाँ पे हाउस लिखा है, तो ये मकान नंबर बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑफ़िस सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपका ऑफ़िस नंबर बन जाएगा। फ्लैट करते हैं, तो फ्लैट नंबर बन जाएगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सिंपली यूनिट नंबर लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो हाउस नंबर है वो 645 है। उसके बाद है जी कॉम्प्लेक्स, स्ट्रीट, ब्लॉक वगैरह जो भी आपके एड्रेस में इन्फॉर्मेशन आती है वो यहाँ पे ऐड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रहता हूँ ई ब्लॉक में। उसके बाद है एरिया या लोकेलिटी
कि ई ब्लॉक है, तो ई ब्लॉक किस जगह का ई ब्लॉक है? मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पे जोहर टाउन। उसके बाद सिटी जो है वो हमेशा आपने यहाँ से सर्च करके सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे लिखिए जी लाहौर, और यहाँ से ये मैग्नीफाइंग लेंस वाले सिंबल को क्लिक करेंगे तो आप सर्च हो जाएगा। अब ये नीचे लाहौर के डिफरेंट रीजन्स आ चुकी हैं, लेकिन आपने जो सबसे लास्ट वाला होगा ना यही सिलेक्ट करना है, ये ओवरऑल पूरे लाहौर को डील करना है। उसके बाद कैपेसिटी, ये जो आपने ऊपर एड्रेस इंफॉर्मेशन दी है कि आप इस जगह के मालिक हो। अगर तो आप मालिक हो तो आपने ऑनर पे सेलेक्ट कर देना है, और अगर मालिक नहीं हो तो ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है बेनामी, लेसी, टेनेंट, फ्रेंचाइजी या ऑक्यूपेंट, इस पे सेलेक्ट कर देना। शेयर में अगर आप ऑनर हो तो आपने 100% लिख देना है। यहाँ पे 1 से लेके 100 तक आप कोई भी फिगर लिख सकते हो। और अगर आप इसके ऑनर नहीं हो तो फिर आपने इसमें जीरो तो नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो लिखोगे तो ये पोर्टल आपको आगे जाने नहीं देगा। आपको फिर मिनिमम यहाँ पे 1% लिखना पड़ेगा। लास्ट पे रह गया जी कैप्चा। यहाँ पे अपने लिखना है 7, कैपिटल के, स्मॉल एच और स्मॉल वी। ये सारा कंप्लीट करने के बाद आपने इसको कर देना है जी सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ आपको अपनी की स्क्रीन के ऊपर 2 डिब्बे नज़र आएँगे। एक में लिखा होगा फ़ोन नंबर में भेजा गया ईमेल, यहाँ पे फ़ोन नंबर में भेजा गया एसएमएस यहाँ पे दर्ज करें, और एक जगह पे लिखा होगा ईमेल पे भेजा गया जो कोड है वो यहाँ पे दर्ज करें। दोनों कोड आपके फ़ोन नंबर और ईमेल पे आ चुके होंगे, आपने उसे वहाँ से देख के दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आप अगेन सबमिट करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और आपके ईमेल और फ़ोन नंबर के ऊपर पासवर्ड और यूज़र आईडी चली जाएगी। अभी मैं अगर सबमिट करूँगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो है वो अ, फेक ही यूज़ की है। मेरे पास अभी फ़िलवक़्त कोई क्लाइंट मौजूद नहीं है, जो फाइलर होना चाह रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको लाइव फाइलर करके दिखाता। अब ये देखिए मैं सबमिट करूँगा तो ये कहेगा कि ईमेल और फ़ोन नंबर पहले से यूज़ हो चुके हुए हैं। ये देखिए जी वो कह रहा है कि प्रोवाइड एन अदर ईमेल एड्रेस एज़ गिवन ईमेल एड्रेस हैज़ ऑलरेडी बीन एंटर्ड फॉर अनदर पर्सन। तो क्योंकि मैंने तो ऐसे ही लिखा था तो वो किसी और ने यूज़ किया हुआ है, लिहाज़ा अब ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। लेकिन अगर हो जाती तो यहाँ पे फिर वो ऑप्शंस आ जाते हैं, ईमेल वाला भी और फ़ोन नंबर वाला कोड आप दर्ज करें, तो उसके बाद आपको फिर दोबारा से एक ईमेल आना था जिसमें आपका पासवर्ड होना था, और आपका शनाख्ती का नंबर जो है वही आपका एनटीएन होना था। ये आपका स्टेप 1 था। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप 1 सिखाया है कि स्टेप 1 में आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है आईआरएस के ऊपर, एज़ पर सेक्शन 181। अगर आपका ये काम हो गया है, अगर डन हो चुका है तो फिर आप अगले स्टेप पे मूव कर जाएँगे, जो कि है रिटर्न फाइल करना, ठीक है? पिछले साल की आपने रिटर्न फाइल करनी होती है। उसके बाद है जी ₹1000 का चालान पे करना, तो इससे तीसरे स्टेप से पहले हम स्टेप 2 पे जाएँगे। अगर आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है ना मेरे भाई, तो फिर उसके लिए आपने यहाँ पे आके एफपीआर में कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ एससीसीपी में जाके कंपनी रजिस्टर करनी है, और आपकी रजिस्ट्रेशन ऑटोमैटिकली एफबीआर में हो जाएगी। कंपनी को कभी भी खुद से रजिस्टर नहीं करते, कंपनी ऑटोमैटिकली रजिस्टर होती है। अच्छा जी, हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि 10 मिनट की ब्रेक, बिल्कुल अज़ानें हो रही थी यहाँ पर भी, तो आप लोग ले लें जी, 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम रिटर्न फाइलिंग को देखते हैं। ठीक है जी, 10 मिनट की ब्रेक ले लें, नमाज़ की ब्रेक। माज़रत मुझे पता नहीं चला।
यही उम्मीद करता हूँ बाकी सब लोग भी वापस आ चुके होंगे। क्लास की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन की, तो वो आप लोगों ने देख ली है। उससे अगला स्टेप था हमारा रिटर्न फाइल करना। रिटर्न फाइल करने से पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए जी? बस एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हेड्स ऑफ इनकम। तो इसलिए मैं पहले आपको हेड्स ऑफ इनकम बता दूं, फिर हम रिटर्न फाइल करना सीखते हैं। ये होते हैं जी हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 11 जो है वो डील करता है हेड्स ऑफ इनकम को। हेड्स ऑफ इनकम से मुराद ये है कि एक आम आदमी या कोई कंपनी वगैरह जो है वो मैक्सिमम कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकते हैं। आपको पता है एफबीआर जो है वो हमारी इनकम के ऊपर टैक्स लेता है। इनकम टैक्स इसको इसलिए कहा गया है ना, क्योंकि आमदन के ऊपर लिया जाने वाला टैक्स है ये। तो अब आमदन को अगर हम कैटेगराइज करें या आमदन को अगर हम मजीद क्लासिफाई करें डिफरेंट कैटेगरीज में, तो वो आप इसको कैटेगरीज ऑफ इनकम या क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम या हेड्स ऑफ इनकम के नाम से पुकार सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसके लिए लफ्ज हेड्स ऑफ इनकम इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम लोग भी इसको हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते हैं। हेड ऑफ इनकम बताते सिर्फ ये है कि आप मैक्सिमम किस किस तरह से आमदन हासिल कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आती है जी सैलरी इनकम, यानी कि तनख्वाह वाली आमदन। फिर है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि जमीन जायदाद से होने वाली आमदन। फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कि कारोबार से होने वाली आमदन। फिर है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बेसिकली गेन का मतलब होता है मुनाफा, और कैपिटल से मुराद है कैपिटल एसेट, कोई बड़ा एसेट, जैसे जमीन जायदाद सोना चांदी वगैरह। तो अगर आप इन चीजों को बेचो ना, फॉर एग्जांपल आप गोल्ड को बेचो, गोल्ड आपने लिया था 10 लाख का, बेच देते हो 12 लाख का, तो ये जो 2 लाख रुपए का मुनाफा आया है, इसे कहा जाता है गेन, कैपिटल गेन। इसलिए इसको कहा जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी ऊपर वाले चारों हेड्स में आपको जो इनकम हो रही है, अगर उसके अलावा भी आपको कोई इनकम हो, तो वो आप और आप उसको क्लासिफाई ना कर सकें अगर प्रॉपरली कि मैं अब उसको किस हेड में लेके जाऊं, तो वो बन जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि ऊपर वाले 4 सोर्सेज के अलावा की इनकम। अब आपको ये हेड्स ऑफ इनकम बताने का मकसद ये था कि जब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे कि मैं कल आपको बता रहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली आपकी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब किताब होता है। तो इसी तरीके से जब हम आज प्रैक्टिकली रिटर्न फाइलिंग को देखेंगे, तो आप लोग देखोगे कि रिटर्न फाइलिंग के अंदर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम ही बने हुए होते हैं। मैं आप लोगों के सामने अगर ये एक रिटर्न ओपन करूंगा, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अब ये देखिए, ये मैंने एक रिटर्न ओपन कर ली है, ठीक है। साल 2021, मैंने 2024 या 2025 की रिटर्न क्यों नहीं फाइल की? क्योंकि 2025 अभी आया नहीं है। कैलेंडर ईयर देखें तो 2025 आ चुका है, लेकिन टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न कब फाइल होगी? जब 30 जून 2025 आ जाएगा, उसके बाद फाइल होगी। और 2024 की रिटर्न में क्यों नहीं फाइल कर रहा? क्योंकि वो हम सब लोग अपने अपने क्लाइंट्स की कर चुके हैं। उसका ड्यूरेशन क्या थी? ये देखें लिखी हुई ड्यूरेशन,
अगर टैक्स ईयर 2024 है तो उसकी ड्यूरेशन क्या थी? 1 जुलाई 2024 से लेके 30 सितंबर 2024 तक टाइम था, तब लोगों की रिटर्न्स फाइल हो चुकी हैं। तो अब मैंने सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए एक पुरानी रिटर्न ओपन कर ली है, जो कि साल 2021 की है। आप ये अज़्यूम करो कि इस टाइम मैंने जो रिटर्न ओपन की हुई है वो साल 2024 की है। 2024 हो, 21 हो, 22 हो, रिटर्न इसी तरीके से ओपन होगी, यही रिटर्न होती है। लेकिन क्योंकि मैं 2024 की अपनी फाइल कर चुका हूँ, न्यू क्लाइंट मेरे पास नहीं है इस टाइम, इसलिए मैं 2021 वाली रिटर्न आप लोगों के सामने ओपन किए हुए हूँ, ताकि आप लोगों को सिखा सकूँ कि रिटर्न में होता क्या-क्या है, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने अपने ज़हनों में ये याद रखना है कि बेसिकली इस टाइम हम लोग स्टेप 2 के ऊपर मौजूद हैं। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है कि रिटर्न फाइल करनी है आपने इमीडिएट प्रीवियस ईयर की। अगर इस टाइम 2025 चल रहा है, तो मेरे पास इमीडिएट प्रीवियस ईयर है 2024, तो मैं 2024 की रिटर्न फाइल करूँगा। ना होने की सूरत में मैं अब 2021 वाली रिटर्न कर रहा हूँ, अदरवाइज़ 2024 ही मैंने करनी है। दिखा ये रहा हूँ कि जब मैंने रिटर्न ओपन की है ना, अच्छा रिटर्न को देखें जी, रिटर्न ओपन कैसे करते हैं। ये तो मैंने पहले से ओपन की हुई थी ना, इसलिए आपके सामने वैसे ही ओपन हो गई है। मैं आपको नए सिरे से दिखाता हूँ कि रिटर्न ओपन कैसे करते हैं। रिटर्न के लिए आपने क्या करना है, ये मेन पेज आ जाता है आपका लॉगिन करने के बाद, ठीक है? आपको एफबीआर की तरफ से लॉगिन आईडी आएगी, पासवर्ड आएगा, आप अपना शनाख्ती का नंबर दर्ज करोगे, नीचे पासवर्ड लगाओगे, लॉगिन हो जाएगा, तो इस तरीके से पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल के अंदर ये मेरे से गलती से क्लिक हो गया है। इस पोर्टल के अंदर ये सबसे ऊपर ये वाला जो डिब्बा बना हुआ है जी, ये यहाँ पे मेरा इस टाइम कर्सर घूम रहा है। यहाँ पे डिब्बा बना हुआ है जी, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर हम देखें तो इसके अंदर आगे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है नॉर्मल रिटर्न और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है सैलरी रिटर्न। अब ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये बेसिकली कोई टास्क नहीं है, ये सिर्फ़ आपको ये बताता है कि गोशवारा जमा करवाने के लिए या रिटर्न जमा करवाने के लिए आपने क्लाइंट से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स माँगने हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, तो इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो कि आपको सिर्फ़ इतना बताएगा कि आपने क्लाइंट से कौन-कौन सी चीज़ें लेनी है। अब देखें वो क्या कह रहा है, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ले लें, बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट ले लें, लिस्ट ऑफ पर्सनल एसेट्स ले लें अलॉन्ग विद देयर वैल्यू ऑफ परचेज, साथ में बैंक लोन ले लें, कोई लायबिलिटीज वगैरह है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। बिजली गैस पानी के बिल कितने आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपने अपने क्लाइंट से लेनी है। आप लोग चाहे इसको याद रखें चाहे ना रखें, मैं आगे जाके आपको ऐसे तरीके से करवाऊंगा कि आप लोगों को याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको खुद ब खुद ही याद रह जाएगा। अच्छा जी, अगला ऑप्शन है नॉर्मल रिटर्न का और उसके बाद है सैलरी रिटर्न। अब नॉर्मल रिटर्न और सैलरी रिटर्न में फ़र्क क्या होता है? नॉर्मल रिटर्न वो है जो कारोबारी बंदा भी करेगा, तनख्वाह वाला भी करेगा और प्रॉपर्टी वाला भी करेगा, अदर सोर्सेज़ वाला भी करेगा और कैपिटल गेन वाला भी करेगा। लेकिन सैलरी रिटर्न जो होती है, ये वो रिटर्न है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग सैलरी इनकम कमाते हैं, ये वो लोग दर्ज करते हैं, ठीक है? अलग से ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि अगर आप सैलरी के अलावा कोई और पैसा नहीं कमा रहे, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन ना इस्तेमाल करो। लेकिन मैं आपको सैलरी वाले ऑप्शन पे नहीं लेके जाऊँगा। मैं आपको हमेशा नॉर्मल रिटर्न ही करवाऊँगा, जिसके अंदर बाकी सारे ऑप्शंस भी आते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि बाकी ऑप्शंस किस-किस तरीके से आते हैं और आपने उनको कैसे डील करना है। या अगर मैं नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मुझसे पूछेगा टैक्स पीरियड क्या है? ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है टैक्स पीरियड, ऊपर मेरा शनाख्ती का नंबर आ रहा है, नीचे ये पूछा है टैक्स पीरियड, किस साल की रिटर्न आप फाइल करना चाह रहे हो, किस साल का गोशवारा जमा करवाना चाह रहे हो। अब मैं यहाँ पे 2024 करूँगा ना, तो ये कहेगा कि जी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है रिटर्न। तो मैं यहाँ पे 22 करूँगा, 23 करूँगा, तब भी यही कहेगा। फिर अगर मेरी किसी साल की रिटर्न नहीं फाइल हुई, तो वो साल है 2021, तो मैं यहाँ पे 2021 लिख दूँगा, ठीक है। टैक्स पीरियड उसने खुद ब खुद बना लिया, 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक। कंटिन्यू करूँगा तो एक रिटर्न ओपन हो जाएगी। रिटर्न में अगर आप देखें जी, तो डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे ऊपर ये एक रिबन है, ठीक है? रिबन के अंदर डिफरेंट टैब्स हैं।
सबसे पहले आपके पास डाटा का टैब है, डाटा के टैब के अंदर बेसिकली ये पूरी रिटर्न आ रही है, ठीक है? इस टाइम डाटा का टैब ओपन है, देन अमोर्टाइज़ेशन है, डेप्रिसिएशन है, मिनिमम टैक्स है, ऑप्शन आउट ऑफ पीटीआर का ऑप्शन है, पेमेंट है, टैक्स की किस तरीके से करनी है, कंपनी के डायरेक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होती है आपने, साथ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह और लास्ट पे है जी एट्रिब्यूट्स, क्या आप रेज़िडेंट हैं, नॉन रेज़िडेंट हैं, बिज़नेस किस सेक्टर में कर रहे हैं और इस तरह की दीगर छोटी-बड़ी चीज़ें। अब सवाल ये है कि आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डाटा के अंदर जाके मैंने अपनी रिटर्न कैसे फाइल करनी है। डाटा का ऑप्शन देख लिया आपने। इसके अंदर देखें तो ये सारी डिटेल्स आ रही है आपके सामने जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हेड ऑफ इनकम है सैलरी। फिर अगला है प्रॉपर्टी, फिर है बिज़नेस, फिर है कैपिटल गेन, फिर है अदर सोर्सेज़। यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर यही चीज़ गाइड की है ना, सैलरी, इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिज़नेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज़। और यही चीज़ आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हो आइरिस के अंदर। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिज़नेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज़। दैट मीन्स कि वो चीज़ें मैंने खुद से नहीं बनाई स्लाइड्स वगैरह, वो सारी की सारी मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मदद से ही उन्हें थोड़ा-सा कंपाइल किया है। तो हमें ये समझ आया है कि एक बंदा मैक्सिमम इन 5 हेड्स से, इन 5 रास्तों से इनकम कमा सकता है। तो जब हम रिटर्न फाइल करने के लिए आते हैं, तो आईआरएस जो सॉफ्टवेयर है हमारा रिटर्न फाइलिंग का, वो भी हमसे यही पूछता है कि आप लोग बताओ कि आप जो रिटर्न फाइल करने के लिए आए हो, ये बंदा इन 5 हेड्स में से किस हेड में इनकम कमा रहा है, ठीक है? हो सकता है वो पाँचों ही हेड्स में इनकम कमा रहा हो और हो सकता है वो किसी एक में कमा रहा हो या किसी 2 में कमा रहा हो। तो जिस-जिस हेड में वो जितना-जितना पैसा कमाता है, 12 महीनों में वो आप यहाँ पे आके दर्ज कर दो। ये एफबीआर कह रहा है। जिसमें पहला ऑप्शन है जी सैलरी का, फिर प्रॉपर्टी, बिज़नेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फिर फॉरेन सोर्सेज़, फिर एग्रीकल्चर वगैरह। उसके बाद है जी वेल्थ स्टेटमेंट, ठीक है? वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं और रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने रिटर्न फाइल कैसे करनी है और क्या करना है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेकंड ऑप्शन जो था हमारा वो रिटर्न फाइलिंग थी प्रीवियस ईयर की। रिटर्न फाइलिंग कैसे करते हैं जी? सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अपने एसेट्स लिखने होते हैं। क्लाइंट आपके सामने बैठा होगा, ठीक है? आप उससे पूछोगे कि भाई मुझे ये बताओ, पिछले साल की मैं रिटर्न फाइल करने लगा हूँ आपकी, पिछले साल आपके पास कौन-कौन से एसेट्स मौजूद थे, ठीक है? वो अब उसको पता ना कौन-कौन से एसेट्स बताने हैं, कौन से नहीं बताने हैं, तो फिर आप उसको फैसिलिटेट किस तरीके से करोगे? आप उससे वन बाय वन करके पूछोगे कि भाई, क्या पिछले साल आपके पास कोई ज़रई ज़मीन थी? वो कहेगा कि नहीं। फिर आप उससे पूछोगे कि आपकी कमर्शियल, कोई इंडस्ट्रियल, कोई रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी थी? हो सकता है वो आपको कहे कि जी हाँ, मेरा फलाँ जगह पे घर है। हो सकता है वो कहे कि नहीं है मेरे पास। आपको जो भी बात क्लाइंट जैसे करे, आपने सिर्फ़ उसकी बात पूछनी है, उसकी बात पे अमल करना है। आपने खुद से जो है, कोई भी चीज़ें अज़्यूम नहीं करनी। जैसे आपको क्लाइंट के क्यों? क्योंकि क्लाइंट की रिटर्न है। हाँ, आप उसको गाइड कर सकते हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए, लेकिन आप खुद से कुछ नहीं करोगे। उसके बाद है जी बिज़नेस कैपिटल। कि क्या आपने किसी बिज़नेस में कोई हिस्सा लिया हुआ है, कोई बिज़नेस कैपिटल है, आपके पास कोई इक्विपमेंट पड़ा है, कोई टूल्स वगैरह पड़े हैं, जिस तरह कोई आम घरेलू इस्तेमाल के टूल्स होते हैं, जो कि बिज़नेस के इस्तेमाल में नहीं है, नॉन बिज़नेस होते हैं, लेकिन घर में इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेल्डिंग मशीन होती है, ड्रिल मशीन होती है, लोगों ने अपने घरों में रखी होती है। अब ये आपको इससे कारोबार तो नहीं कर रहे, बट वो एक एसेट है, आप उसको बेचना चाहो तो वो बिक सकता है। पैसे आ सकते हैं आपके पास उससे। आपके घर में जनरेटर है, ठीक है? लाखों रुपए के जनरेटर्स होते हैं, वो कोई बिज़नेस नहीं है आपका, लेकिन आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज़ें आपके इक्विपमेंट में आ जाती हैं। फिर एनिमल्स आ जाते हैं जी। अगर आपने कुछ भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ता वगैरह रखे हुए हैं, तो वो जितने भी हैं, वो सारे के सारे भी आपके यहाँ पे आ जाएँगे। फिर होता है जी इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पे की हुई है, कोई बैंक अकाउंट खुलवाया है, वहाँ पैसे जमा करवाए हुए हैं, कोई डिपॉज़िट्स करवाए हुए हैं, कोई प्राइज़ बॉन्ड लिए हुए हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी यहीं पे आपकी लिखी जाएँगी। फिर होता है जी डेट, आपने किसी को पैसे उधार दिए हों, ठीक है? फिर मोटर व्हीकल गाड़ी वगैरह, बाइक,
फिर जी प्रीशियस पोज़ेशन सोना, चांदी वगैरह, फिर हाउस होल्ड इफ़ेक्ट यानी आपके घर में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें, बिजली की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लाइट्स होती हैं, पंखे होते हैं, इसके अलावा एसी वगैरह हो गया, फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक की तमाम चीज़ें हो गई हैं, फिर दूसरा फर्नीचर वगैरह हो गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी बेची जा सकती है ना, यानी ये चीज़ें अगर आप चाहो तो इनको कन्वर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है? तो कन्वर्टेबल टू मनी होती है ये सारी चीज़ें, इसलिए हम इनको एसेट कहते हैं। पहले एसेट का मतलब समझ लें, एसेट का मतलब होता है वो चीज़ जिसको बेचकर आप पैसा कमा सकते हो, पैसा हासिल कर सकते हो, यानी कि जो आपका असासा होता है। ऐसी चीज़ जिससे दे के आप उसके बदले में कोई और चीज़ हासिल कर सकते हो, मार्केट में देके या किसी भी आप ट्रांज़ैक्शन में उसे एज़ अ करेंसी या एज़ अ मोड ऑफ ट्रेड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है जी पर्सनल आइटम आपके पास आपका कोई अपना मोबाइल हो, कोई लैपटॉप हो, इस टाइप की कोई चीज़ हो तो वो पर्सनल आइटम में आ जाती है। फिर कैश आ जाता है, अगर आपके पास कोई कैश वग़ैरह पड़ा हुआ है। फिर आ जाता है जी आपके पास कोई और एसेट हो जिसके ऊपर नाम ना आया हो। फिर कोई ऐसा एसेट जो हो तो आपका, पैसे आपके लगे हों लेकिन आपने किसी और के नाम पे किया हो। अक्सर हस्बैंड्स जो हैं वो अपनी बीवियों के नाम पे एसेट कर देते हैं। तो ऐसा एसेट होता तो उनका अपना है लेकिन नाम बीवी के होता है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एसेट्स जो आपके पाकिस्तान से बाहिर हों, ठीक है? या किसी कंपनी के शेयर्स हों जो कि कंपनी पाकिस्तान से बाहिर हो। उसके बाद है जी लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ होती है कि आपने किसी के पैसे देने हैं, तो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। अब ये जो लिखा हुआ है जी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डाटा यहाँ पे देना है, इसका मकसद क्या है? मकसद इसका बेसिकली ये होता है कि अगर मैं आज ये कहता हूँ कि मेरे पास टोटल इस टाइम 10 लाख रुपए के या 50 लाख रुपए के एसेट्स मौजूद हैं और अगले साल मेरे जो एसेट्स हैं वो फॉर एग्जांपल अगर एफबीआर कोई चेक करे उन्हें या मेरे रिकॉर्ड्स वगैरह देखे और मेरे उन एसेट्स में इजाफा हो जाए और मेरे वो एसेट्स बन जाए, फॉर एग्जांपल 50 लाख के बजाय 70 लाख के 20 लाख का इजाफा हो जाए, तो एफबीआर मुझसे आके ये सवाल पूछेगा कि ये जो 20 लाख का इजाफा हुआ है ये कहाँ से हुआ है? अब अगर तो मैं एफबीआर को सही-सही जवाब दे देता हूँ कि जी मुझे 20 लाख रुपए की आमदन हुई है, फलाँ जगह से पैसे आए हैं, तो फिर एफबीआर ये कहता है कि आप इसके ऊपर टैक्स जमा करवा दो, क्योंकि 6 लाख तक टैक्स की माफ़ी है, 6 लाख से ऊपर जाए अगर, तो टैक्स जमा करवाना पड़ता है और आपको तो 20 लाख रुपए हासिल हुए इनकम, तो दैट मीन्स कि आपको 20 लाख रुपए के ऊपर टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। तो ये असल में तरीकाकार होता है एफबीआर का एक टैक्स पेयर को पकड़ने का कि अगर वो झूठ बोल भी दे कि मुझे इनकम कम हुई है, तो जो उसके एसेट्स के अंदर फ़र्क आएगा सालाना, पिछले साल जितने एसेट्स पड़े थे इस साल अगर उतने एसेट्स नहीं है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, तो एफबीआर उससे अंदाज़ा लगा लेगा कि इस बंदे की इनकम जो है, वो कितनी हुई है, कम हुई है या ज़्यादा हुई है, ये भी अंदाज़ा एफबीआर उस चीज़ से लगाता है। इसलिए इन एसेट्स और लायबिलिटीज़ को इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल है। ठीक है? मुझे 1 मिनट दें, मैं जस्ट पानी पी के फिर आपको बताता हूँ कि ये इसके अंदर आपने कौन-कौन से एसेट्स लिखने हैं और कैसे लिखने हैं। बिल्लू मैम? जी, रिटर्न फाइलिंग से पहले एलटीएन क्रिएट होगा, वो मैंने अभी आपको बताया है कि आप लोग जब अपना वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे ना, तो उसके बाद आप लोगों के एफबीआर की तरफ से आपको ईमेल चला जाएगा। उसके ऊपर आपका एनटीएन होगा, जो कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा और साथ में आपका पासवर्ड होगा, ठीक है? उसी को यूज़ करते हुए आपने लॉगिन करना है, फिर ही आपकी रिटर्न फाइल होगी, एनटीएन मस्ट है। और भी किसी का कोई सवाल है जी एंटी रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड, तो आप साथ-साथ लिखते जाएँ ताकि मैं इसी तरीके से जवाब भी देता जाऊँ साथ-साथ।
नासिर साहब, मैं जस्ट पानी पीने गया था, मैंने बता के गया था, इसलिए मैंने वो वॉइस बंद की थी। अता उमर साहब, आपने मेरे ख्याल से लेट ज्वाइन किया है, इससे पहले मैं एंटीन क्रिएट करना सिखा चुका हूँ। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। बाकी आप लोगों के सवाल हैं जी, रेमिटेंस से रिलेटेड, ठीक है, समझाऊंगा बाद में, अभी टाइम नहीं आया। इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लॉट और लैंड, वो भी समझाऊंगा सारा कुछ, अभी टाइम आने दे उसका। जी, रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको काउंटिंग नहीं सिखाई जाएगी। ये जो रिटर्न फाइलिंग है ना, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, सैलरी की हो गई, प्रॉपर्टी की होगी, कैपिटल गेन वगैरह की, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। इसमें कहीं पे अकाउंटिंग आएगी ही नहीं, वो सिंपल सी जमा तफरीक होगी, वो उसमें सिर्फ मैथ यूज होगी। अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है बिजनेस की रिटर्न फाइलिंग में, तो वो उससे पहले मैं अकाउंटिंग सिखाता होता हूँ, ठीक है। अकाउंटिंग के नोट्स भी मैं आप लोगों के साथ आज ही शेयर कर दूंगा। देन आप लोगों को बिजनेस की रिटर्न फाइलिंग से पहले अकाउंटिंग सिखाई जाएगी, ठीक है। बाकी ये जो भाइयों के ऊपर वाले सवाल आते हैं ना, इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इन चीजों की तरफ जाता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाता जाऊंगा। अच्छा, वाइंड अप करते जाते हैं जी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको एसेट्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, ताकि पिछले साल और अगले साल के जो एसेट्स हैं उनका टोटल देखा जाए, और जितना उसमें फर्क आता है ना, उस हिसाब से एफबीआर फिर टैक्स मांगता है। अगर आपके एसेट्स के अंदर फर्क आता है 6 लाख से कम, तो दैट मीन्स कि आपकी आमदन भी हो सकता है 6 लाख से कम हुई हो, तो फिर आपसे एफबीआर उतना टैक्स नहीं लेगा, या एफबीआर आपसे टैक्स लेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपके एसेट्स में फर्क आ गया है 10 लाख का, 50 लाख का, 20 लाख का, और आपके क्या जी आमदन हुई कोई नहीं है, तो फिर आप पकड़े जाते हैं। तो बेसिकली एफबीआर आपको क्या कर रहा है, इसे कहते हैं डबल चेक करना। यानी नंबर 1 पे वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि अपनी इनकम के बारे में बताओ, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में सैलरी के आगे लिख दो, यहाँ पे अपनी इनकम लिख दो, ठीक है। प्रॉपर्टी में यहाँ पे अपनी इनकम लिख दो आप। वो ये कह रहा है यहाँ पे अपनी इनकम लिखते जाओ, जैसे भी ये मैं लिख रहा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ जी 1 लाख रुपए, अभी मैंने इनकम लिख दी है। एक तो ये तरीका कार है एफबीआर का पूछने का, एफबीआर ने मुझसे पूछा है कि आपको कितनी इनकम हुई, तो मैंने लिख दी 1 लाख रुपए, ठीक है। इसको मैं एक दफा डिलीट कर रहा हूँ। और एक दूसरा तरीका भी एफबीआर यूज करता है, ताकि अगर मैं गलत बताऊं एफबीआर को अपनी इनकम, या झूठ बोल रहा हूं, तो मैं इधर से आके पकड़ा जाऊं एसेट्स वाली तरफ से, कि अगर इनकम कम हुई है या इनकम हुई नहीं है, तो फिर एसेट्स के अंदर इजाफा कैसे हो गया, मेरे सासाजात बढ़ कैसे गए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई बंदा पूछे कि आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आपसे कोई बंदा उधार पैसे मांगने आए 1 से 2 दफा, आप उसको कहें कि नहीं जी मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं खुद बड़ा गरीब आदमी हूँ। लेकिन अगले ही दिन आप नए कपड़े पहनना शुरू कर दो, अगले ही दिन आप एक गाड़ी लेके उसके सामने चले जाओ, तो वो बंदा आपसे फौरन ये कहेगा कि यार कल आप कह रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं है, आज आपके पास नई गाड़ी भी आ गई है, नए कपड़े भी पहने हुए हैं। दैट मीन्स कि आप पकड़े गए हो, किस वजह से पकड़े गए हो, अपने असासा जात की। ये आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, ये आपके एसेट्स ही है ना, ठीक है। चाहे छोटे एसेट्स हो, बड़े हो, हैं तो एसेट्स। तो यानी कि आपके एसेट्स जो है वो आपकी इनकम का पता दे सकते हैं। इसलिए एफबीआर आपसे आपकी इनकम के साथ साथ आपकी वेल्थ स्टेटमेंट, यानी कि आपकी दौलत की हालत भी पूछता है। इनकम और वेल्थ का फर्क समझ ले। इनकम होता है कि एक वक्त के अंदर अंदर, वक्त के एक दायरे के अंदर अंदर आपको होने वाली आमदन आपकी इनकम कहलाती है। वो वक्त का दायरा एक दिन हो सकता है, एक महीना हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, साल हो सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न सालाना होती है। दैट मीन्स के 12 महीनों का वक्त देखा जाता है कि 12 महीनों में कितनी आमदन हुई है, ये आपकी इनकम है। वेल्थ होती है कि आज की तारीख तक मेरे पास कितनी दौलत है, ठीक है, मैं कितने प्रॉपर्टीज का मालिक हूं, मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, मेरे पास कितना कैश पड़ा है, मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है, ये सारी चीजें कहलाती हैं वेल्थ। उर्दू में अगर बात करें तो आमदन इनकम, और दौलत वेल्थ। तो दौलत के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टुवर्ड्स योर इनकम। अगर दौलत ज्यादा होगी दैट मीन्स कि इनकम हुई है, तो दौलत ज्यादा हुई है। और अगर आपकी दौलत कम होना शुरू हो जाएगी दैट मीन्स कि आपको इनकम नहीं हो रही। हम लोग कहते हैं ना कि जी पैसा आ नहीं रहा मेरे पास, कोई काम चल नहीं रहा, ठीक है, आमदन नहीं हो रही, मेरे पास जो पैसे पड़े हुए थे उनमें से लगना शुरू हो गए हैं। कहते हैं ना कि जी जो सेविंग की हुई थी अब तो वो लगना शुरू हो गई है, दैट मीन्स कि आपकी वेल्थ कम होना शुरू हो गई है। तो जब वेल्थ कम होना शुरू हो जाती है, असासा जात बिकने शुरू हो जाते हैं,
उस टाइम आपको इनकम नहीं हो रही होती, उस टाइम आप लॉस में जा रहे होते हैं या इनकम इतनी कम हो रही होती है कि आपके एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर रही होती। और जिस टाइम आपकी इनकम इस लिमिट से भी ज़्यादा हो रही हो कि आपके एक्सपेंसेस भी मीट हो जाएँ और आपके पास पैसे बचना शुरू हो जाएँ, तो फिर आपकी जो दौलत होती है या जो वेल्थ होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है? ये सारी तमहीद बाँधने का मकसद ये था कि आपको वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न के दरमियान जो एक ताल्लुक पैदा किया है एफबीआर ने, उसके बारे में आपको पता चल जाए ताकि आपको आइडिया हो कि ऐसा ना हो कहीं कि मैं अपनी इनकम तो कम लिखता रहूँ एफबीआर के आगे लेकिन अपनी वेल्थ बढ़ाता जाऊँ। तो आप पकड़े जाओगे, आपके क्लाइंट को नोटिस आ जाएँगे। ना ही आप ये कर सकते हो कि इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाओ और वेल्थ में कुछ लिखो ही ना, तब भी आप पकड़े जाओगे, उससे भी नोटिसेस आ जाएँगे। तो आपने वेल्थ और इनकम को हमेशा एक ही तरीके से चलाना है क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इनकम बढ़ाते हो तो साथ में वेल्थ भी बढ़ाओ। अगर इनकम को कम दिखाते हो तो फिर अपनी वेल्थ भी कम ही दिखाओ, उसको बहुत ज़्यादा ना बढ़ाओ। चलते हैं जी वेल्थ स्टेटमेंट की फिल करने की तरफ। मेरे सामने अज़्यूम करता हूँ कि मेरे सामने इस टाइम एक क्लाइंट बैठा है। मैंने क्लाइंट से पूछा है और मेरा जो क्लाइंट है जी, मेरा क्लाइंट लेता है तनख्वाह, ठीक है? एक जगह पे वो एम्प्लॉयी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक स्कूल के अंदर टीचर है, छोड़ दें सारी बातें। मेरा जो एम्प्लॉयी है वो एक स्कूल के अंदर टीचर है और वहाँ से वो जो भी सैलरी वगैरह लेते हैं वो मैं अभी उसकी तरफ बाद में आऊँगा। अभी क्लाइंट मेरे सामने बैठे हैं, वो आज फाइलर होने के लिए आए हैं, तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई पिछले साल आपके पास कुछ असासाजात मौजूद होंगे? वो कहते हैं हाँ थे। मैं कहता हूँ कि मैं वन बाय वन नाम लेता जाऊँगा, आपने बताना है कि वो असासा आपके पास था पिछले साल या नहीं था। तो मैं उससे पूछता हूँ जी कि क्या पिछले साल आपके पास कोई ज़रई ज़मीन थी? वो कहता है नहीं है। मैं कहता हूँ जी कोई आपके पास कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेज़िडेंशियल ज़मीन है या थी पिछले साल? वो कहता है कि हाँ जी, मेरे पास मेरा घर था। ठीक है, मैं उससे कहता हूँ कि अपने घर का एड्रेस लिखवाएँ। वो कहता है जी 645 ई ब्लॉक, जौहर टाउन, लाहौर एड्रेस। फिर मैं उससे कहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि ये आपकी घर है, फ्लैट है, प्लॉट है, कितने मरले का है, कितने गज़ का है, किस शहर में है? थोड़ा-सा इसके बारे में आप बता दो मुझे। तो वो कहता है जी कि ये एक रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है? और एक 5, चलो छोटा कर देते हैं क्योंकि टीचर है ना। ये एक 3 मरला हाउस है। जौहर टाउन लाहौर मैंने ऊपर लिख दी है और रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी लिख दी है, 3 मरला हाउस लिख दिया, ये अब इनफ है, ठीक है? इसके सामने जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा ना, तो अब इसके सामने ये ऐड हो गया है और यहाँ पे आ गया है 0, यानी अब वो पूछा कि इसकी अमाउंट कितनी है, मालियत कितनी है? तो मैं कहता हूँ जी इसकी मालियत है फॉर एग्ज़ाम्पल 45 लाख रुपए। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 45 लाख रुपए लिख दिया, अब ये मेरा एक एसेट ऐड हो गया। मैं थोड़ा-सा आगे गया तो मैंने कहा जी कोई बिज़नेस कैपिटल है आपका? तो वो कहता है कि जी मैं तो तनख्वाहदार आदमी हूँ, मेरा कारोबार से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो ठीक है, मैं बिज़नेस कैपिटल वाली को जगह खाली छोड़ देता हूँ। फिर मैं उससे पूछता हूँ कोई इक्विपमेंट है घर में? कोई इस तरह की मशीन, कोई घास काटने वाली मशीन हो, कोई वेल्डिंग की मशीन हो, कोई ड्रिल मशीन पड़ी हो आपके घर में जिसे आप इस्तेमाल कर सको और अगर आपको कोई पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप उसको बेच भी सको। तो वो कहता है कि हाँ जी, मेरे पास जो है वो घास काटने वाली मशीन है और वो मैंने ली थी 10,000 की। मैं उससे पूछता हूँ कोई भेड़, बकरियाँ, कोई भैंसे वगैरह हैं? तो टीचर्स जो हैं जी वो बेसिकली गाँव के हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ जी, गाँव में मेरे पास 3 भैंसे हैं, 2-4 बकरियाँ, तो मिला-जुला के ना कोई तकरीबन 7 लाख रुपए की बन जाती है। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके बैंक अकाउंट है कोई? वो कहते हैं हाँ जी, बैंक अकाउंट है। मैं पूछता हूँ कि क्या पिछले साल भी आपका वो बैंक अकाउंट था? वो कहते हैं हाँ जी, था। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपने बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट निकाल के लाएँ। पिछले साल 30 जून वाले दिन उसके अंदर कितने पैसे पड़े थे, मैंने वो देख के यहाँ पे लिखने हैं। इसे कहा जाता है क्लोजिंग बैलेंस। हमेशा यहाँ पे 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस लिखा करते हैं। ठीक है? क्योंकि बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो तो ऊपर-नीचे होते रहते हैं ना, कभी ज़्यादा हो गए, कभी कम हो गए। तो हमने यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक डेट के पैसे लिखने होते हैं और वो स्पेसिफिक डेट होती है 30 जून वाले पैसे, ठीक है? आगे आ गया जी, अब बैंक अकाउंट को ऐड करना है तो यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट का नंबर लिखना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बैंक अकाउंट नंबर है जी, ठीक है? और बैंक अकाउंट है मेरे क्लाइंट का एचबीएल में, ठीक है? मैं यहाँ पे पूछूँगा जी किस बैंक में है? वो कहता है जी एचबीएल में। मैं कहता हूँ कौन से शहर में? वो कहता है जी एचबीएल जौहर टाउन लाहौर में मेरा बैंक अकाउंट है। ठीक है जी, उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि ये अकाउंट किस नोयत का है? वो कहता है जी ये मेरा एक करंट अकाउंट है, ठीक है? सैलरी वगैरह आती है इसके अंदर। मैं उससे पूछता हूँ कि लास्ट ईयर 30 जून को इसका बैलेंस कितना था? वो बैंक स्टेटमेंट देखता है तो उसे पता चलता है जी 23,105 रुपए जो है वो
मेरे पास इस अकाउंट के अंदर पड़े थे पिछले साल, तो वो ऐड कर देता हूँ मैं इसके अंदर। अगर कोई और बैंक अकाउंट होगा तो मैं वो भी लिख दूँगा। लेकिन ख़ैर एक ही बैंक अकाउंट है तो मैंने एक लिख दिया। फिर मैं उससे पूछता हूँ टीचर से कि क्या आपने किसी बंदे को कोई पैसे उधार तो नहीं दिए हुए? या किसी बंदे से आपने कोई पैसे लेने हों अभी, ठीक है? तो वो कहता है जी मैंने तो कोई किसी से पैसे नहीं लेने। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी-सी बड़ी बात करने लगा हूँ। अभी आप लोगों को समझने में थोड़ी-सी हिम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन समझ जाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। वैसे तो यहाँ पे अगर किसी को आपने उधार दिया है, उससे आपने पैसे वापस लेने हो ना, तो हम यहाँ पे वो दर्ज करते हैं। लेकिन वो भाई कह रहे हैं कि जी वो ऐसे तो कोई पैसे नहीं है जो मैंने किसी से वापस लेने हो, लेकिन एक ये बात है कि मैंने डाली हुई है एक जगह पे कमेटी, ठीक है? वो कमेटी मेरी निकलनी है जाके तकरीबन अगले साल, ठीक है? तो मैं उससे पूछता हूँ कि जी कमेटी में कितने मेंबर हैं? वो कहता है जी कमेटी के अंदर है हमारे 10 मेंबर। मैं पूछता हूँ जी कितनी कमेटियाँ जा चुकी हैं? तो वो कहता है जी कमेटियाँ जा चुकी हुई हैं तकरीबन 7-8 जा चुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल की बात हो रही है ना। पिछले साल से उसने रिटर्न फाइल करा है, तो इसका मतलब कमेटी भी पिछले साल से शुरू हुई होनी चाहिए। ठीक है? तो वो कहता है जी तकरीबन 7 कमेटियाँ जा चुकी हुई हैं और मेरी कमेटी निकलनी है तकरीबन अभी ऑनवर्ड कोई 2-3 महीनों में। तो मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है, जितने पैसे आप आज की तारीख तक या उस तारीख तक जिस साल की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, आप दे चुके हो ना, अब वो पैसे आपका रिसीवेबल बन चुके हैं, ठीक है? बेशक कमेटी आपकी निकलेगी पूरे पैसों की, लाख रुपए की कमेटी निकल आएगी, लेकिन आपने किस्तें कितनी दी हैं अभी तक? वो कहते हैं जी 70,000 रुपए की किस्तें मैं दे चुका हूँ। तो अब 70,000 रुपए लेने के हकदार हैं आप, बाकी का 30 तो आपने दिया ही नहीं है ना। अगर आज के दिन किसी वजह से कमेटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कमेटी आज के दिन अभी के अभी खत्म कर दी जाती है, तो आपको आपका 70,000 मिलेगा ना। दैट मीन्स कि आपका 70,000 रुपए रिसीवेबल है। तो अब उसने मुझे बताया इस तरीके से कमेटी, तो फिर मैं अब यहाँ पे लिख दूंगा। जो भी खजांची वगैरह होगा उसका मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? नीचे मैंने लिखना है इंस्टॉलमेंट्स ऑफ कमेटी पेड, ठीक है? अब आप लोगों ने ये नहीं देखना कि शायद मैं कोई अजीब बातें लिख रहा हूँ, जो चीज़ जैसे है, वही लिख रहा हूँ, ठीक है? इसमें आपने ऐसे ही लिखना होता है सारा कुछ। अब मैं कितना दे चुका हूँ, 70,000 दे चुका हूँ। अच्छा जी, अज़ान वगैरह होना शुरू हो चुकी है दोबारा से अब तरावी नमाज़ के लिए। आज आप लोगों ने जाना होगा तरावी नमाज़ के लिए भी, तो बस इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। रमज़ान में थोड़ी टाइमिंग को डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद क्लास के बाद। अच्छा, इसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कोई मोटर व्हीकल वगैरह है? तो वो कहता है जी हाँ जी, मेरे पास एक बाइक भी था पिछले साल। तो मैं कहता हूँ जी उसका मुझे आप रजिस्ट्रेशन नंबर बता दो। उसके बाद मैं कहता हूँ जी इसका मुझे आप बता दो कि गाड़ी कौन-सी है, इंजन कैपेसिटी क्या है, बाइक कौन-सा है? तो वो कहता है कि जी ये मेरे पास होंडा। अब ये देखिए मैं खुद से नहीं लिख रहा, ये वो खुद पूछ रहा है एफबीआर। प्राइवेट गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ी है, किसने बनाया है, मेक, मॉडल कौन-सा है, इंजन कैपेसिटी क्या है? तो फिर मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? होंडा सीडी 70, ठीक है? और 2019 मॉडल। इसको मैं सबमिट करूँगा, तो इसके सामने मैं इसकी कीमत लिख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी कीमत है जी 1,30,000 रुपए, ठीक है? इसके बाद मैं इससे पूछता हूँ कोई भाई सोना-चांदी वगैरह पड़ा है? तो वो कहता है कि हाँ, मेरे पास ना 2 तोले सोना पड़ा है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी ज्वेलरी है? वो कहता है हाँ जी, ज्वेलरी है। ठीक है, 2 तोला गोल्ड। 1 तोला कितना है जी? पिछले साल का डाटा लिख रहे हैं बेसिकली हम। तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल से जाके पिछले साल गोल्ड का रेट देखूँगा। पिछले साल गोल्ड का रेट था जी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लो 2,65,000 रुपए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे तकरीबन 5,30,000 रुपए यहाँ पे लिख दूँगा। 5,30,000 ये मेरा गोल्ड हो गया। हाउस होल्ड इफेक्ट घर में कितनी वो क्या मैंने उससे पूछा जी आपके घर बिजली की चीज़ें जो भी हैं, फर्नीचर वगैरह सब कुछ मिला-जुला कितने का हो जाएगा? वो कहता है जी 13,20,000 का हो जाएगा सारा कुछ। मैं उससे पूछता हूँ कोई लैपटॉप, मोबाइल है? वो कहता है हाँ जी, 1 लैपटॉप, 1 मोबाइल है, मिला के तकरीबन 1,25,000 का हो जाएगा। मैं वो भी लिख देता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कैश पड़ा था आपके पास पिछले साल की? वो कहता है हाँ जी, मेरे पास नॉर्मली घर में जो है ना वो तकरीबन 2-3 लाख रुपए पड़ा ही होता है कैश। तो मैं कहता हूँ जी ठीक है, 2,80,000 रुपए आपका कैश हो गया। अब ये सारे एसेट्स लिखने के बाद मैंने इसको कर देना जी कैलकुलेट, ठीक है? कैलकुलेट करने के बाद अब ये सारे एसेट्स का टोटल हो गया। कितने एसेट्स बन गए हैं? ये बन गए हैं जी तकरीबन
76,88,105 रुपए, ठीक है, 76,88,105 रुपीज। अब अगर मैं जाऊं इसके अगले ऑप्शन में रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में, तो वो लिखा हुआ है नहीं, नेट एसेट्स है 76,88,105 के इस साल, और प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो फिर इंक्रीज इन एसेट्स कितना आ गया, सारा का सारा इंक्रीज ही आ गया। अब एफबीआर तो ये कहेगा कि भाई सारे के सारे एसेट्स के ऊपर पैसा टैक्स दे दो, लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मैंने कोई सारे के सारे एसेट्स जो हैं वो ये 76 लाख रुपए के अभी के अभी तो नहीं कमा लिए होंगे ना, ये लाजमी बात है, मेरे पास कई सालों से जमा होते हुए आ रहे होंगे। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इससे पिछले साल मेरे पास जितने एसेट्स थे ना उसका हवाला दे दूंगा कि मेरे पास इससे पिछले साल कितने एसेट्स है। तो मैं यहाँ पे जो मेरे सामने टीचर बैठे हुए हैं भाई, मैं उनसे पूछूंगा कि यार ये जो आपने सारे एसेट्स लिखवाए हैं ये है अगर सारे 2024 के बारे में, तो 2023 में आपके पास क्या चीजें होंगी, कोई अंदाजा है? तो वो कहता है कि हाँ ये सारी चीजें मेरे पास 2023 में भी थी। तो मैं कहता हूँ कि फिर तो वो कहता है जी बस कोई बैंक बैलेंस का या कैश का कोई फर्क आ गया होगा, तो वो कोई लाख 2 लाख का, बाकी ये सारी चीजें मेरे पास मौजूद थी पहले भी। तो मैं कहता हूँ जी ठीक है, फिर मैं एज इट इज इससे लिख देता हूँ, मैं कर देता हूँ जी 75 लाख, ठीक है, 75,76,000। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ना, अब ये बताएगा कि जी 1,12,105 रुपए का फर्क आया है साल के बाद, यानी कि 1,12,105 रुपए से मेरे असस्याजात बढ़ गए हैं। वो कहते हैं जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही हुए। अब सवाल ये है, एफबीआर ये पूछ रहा है कि ये 1,12,105 रुपए आपके पास कहाँ से आया, ठीक है। ये बताने के लिए मैं एफबीआर को इनकम का सहारा लेता हूँ और मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही क्यों करते हैं। उसके पीछे रीजन ही ये हुआ करती है कि हम लोग एफबीआर के इस सवाल का जवाब दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पे और ऐड कर देते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब अगर आप अच्छा सर, अगर कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हमारे अमाउंट है पास ना, आती है उसको कैसे ऐड करना है? जी मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देता हूँ, ठीक है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वगैरह को भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। बेसिकली ये टॉपिक्स आगे जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के टॉपिक्स है, मैं सारे ही आपको करवाऊंगा। आईरिस के अंदर आपकी कोई भी चीज खाली नहीं रहेगी, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहे। लेकिन ऐसे में दरमियान में बताने लगूंगा ना तो वो चीजें ज्यादा लंबी हो जाएंगी, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। जब डेबिट और क्रेडिट का जिक्र आएगा तो उससे पहले मुझे पता होगा कि आपको अकाउंटिंग का बताना है मैंने, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट का टैक्स में कोई काम नहीं होता। नासिर साहब आप जल्दबाजी कर रहे हैं, मैं आपको ये सारी चीजें करवाऊंगा, बस बिल्कुल बेफिक्र रहे आप। जीरो एसेट्स वाला भी बताऊंगा आपको कि क्या इसकी वजह होती है। अस्सलाम वालेकुम चलिए सर। अगर आप यहाँ पर सर देखें तो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आ रही है हमारी 1,12,105 रुपए। इस अमाउंट को हमेशा हमने जीरो करना होता है, ठीक है। आपकी वेल्थ सर स्टेटमेंट के अंदर जो लास्ट ऑप्शन है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स का, उसके अंदर एक अमाउंट आती है। मैं जो है ना एक दफा म्यूट कर रहा हूँ, भाई का माइक शायद ओपन रह गया, ठीक है। आपकी रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर लास्ट पे जाके एक अमाउंट आती है अनरिकंसाइल्ड अमाउंट के नाम से, जो कि 1,12,105 रुपए की अमाउंट होती है, ठीक है। तो इस अमाउंट को खत्म करना है आपने, जीरो करना है। जब आप इसको जीरो कर लेंगे तब आपकी रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ एक अमाउंट है जी पर्सनल एक्सपेंसेस। एफबीआर पूछता है कि आपके इस साल खर्चे कितने हुए थे, ठीक है। तो मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूँ कि भाई बताओ क्या क्या खर्चे हुए। वो कहता है जी बिजली का बिल दिया है। कितना बिजली का बिल दिया है जी? वो कहता है जी मैंने बिजली के पूरे साल जो बिल दिए ना तकरीबन 1,66,000 मैंने बिजली के बिल ही दे दिए, ठीक है। पानी का बिल, वो कहता है जी पानी का बिल मैंने 10,000 दिए है। गैस का बिल मैंने 8,000 दिए पूरे साल का, ठीक है जी। वो मैं कहता हूँ जी बच्चों को एजुकेशन एक्सपेंसेस है। वो कहता है जी हाँ जी तकरीबन 1 लाख रुपए बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंसेस थे, मैंने बियर किए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ जी कोई आपके घर में घरेलू जो राशन वगैरह आता है उसके क्या अखराज आता है? तो वो कहता है जी असल जो खर्चा है वो तो है ही उसका, तकरीबन वो कहता है जी 3,10,000 रुपए मेरा ग्रोसरी पे लग गया है। तो ये उसके टोटल एक्सपेंसेस उसने बता दिए, ठीक है। घर उसका अपना है जिसमें वो रहता है, तो किराया वगैरह उसको नहीं पड़ता। तो कहता है जी 5,94,000 रुपए के मेरे एक्सपेंसेस हैं। तो मैं कहता हूँ जी ठीक है। अब मैं दोबारा जाऊंगा ना रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे,
तो अब आप अनरिकंसाइल्ड अमाउंट देखें तो बन गई है 7,06,105 रुपए। अब एफबीआर मुझसे ये तो पूछ ही रहा था कि ये एसेट्स में जो इंक्रीज आया है 1,12,000 का, ये कैसे आया, लेकिन अब साथ में वो ये पूछा है कि जो आपके अखराजात हुए हैं वो आपने कहां से कर दिए। अखराजात होने के बाद होना तो ये चाहिए था ना कि आपके अपने पैसे खर्च हो जाते, क्योंकि आपने अखराजात किए, तो फिर आपके पास पैसे आए कहाँ से। तो उस टाइम ये जो भाई मेरे सामने बैठे थे तो वो कहते हैं कि यार मैं टीचर हूँ और मुझे तनख्वाह मिलती है, ठीक है, मैं टीचर हूँ इसलिए मुझे सैलरी मिलती है, ये पैसा मेरा वहां से आता है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो वो कहता है मुझे सैलरी मिलती है तकरीबन पूरे साल की अगर मैं बनाऊं तो वो बन जाती है 8,66,000 रुपए मुझे पूरे साल की सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास पैसों का जरिया है, जहां से मेरे पास पैसा आता है और मैं उसको सेव भी करता हूँ और खर्च भी करता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी ठीक है, आपका जो जरिया है आप माश है ना 8,66,000 रुपए, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद फिर हम इसकी डिटेल में जाके बताएंगे कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। अभी मैं पहले ये लिख दूं 8,66,000 रुपए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 8,66,000 लिखा है ना, तो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट माइनस में चली गई है और वो चली गई है जी 1,69,800 रुपए। अब वो ये कह रहा है कि आपके पास 1,69,895 रुपए बचे हुए होने चाहिए, जिस हिसाब से आपकी आमदन हुई है। तो मैं उससे कहता हूँ भाई को कि यार आपके पास 1,69,895 रुपए बचे हुए हैं, आपकी तो आमदन ज्यादा है। तो वो कहता है कि हाँ यार ये मेरे पास कुछ पैसे बचे थे तो मैंने आपको बताया नहीं है, ये मेरे एसेट्स में ही ये भी शामिल कर दो आप। ये मेरे पास कोई भी ऐसी चीज यहाँ पे वो बता सकता है। लाइक वो कहता है जी हाँ, वो कहता है मैंने ना इन पैसों से एक ले लिया था, एसी ले लिया था, 1.5 टन का एक एसी ले लिया था 1,69,000 का, तो आप ये पैसे मेरे वहीं पे ऐड कर दो। मैं बताना मुझे याद नहीं रहा। मैं कहता हूँ जी ठीक है, जैसे क्लाइंट के मैं वैसे ही करूंगा। तो मैं उसका यहाँ से कैश रिमूव कर देता हूँ। ये आपको रियल लाइफ सिनेरियोस बता रहा हूँ, क्लाइंट्स के साथ आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक दफा कैश पूरा ही रिमूव कर रहा हूँ ताकि जितना फिर यहाँ पे फर्क आएगा ना मैं वो सारी अमाउंट उठा के यहाँ पे डाल दूं। ये देखें जी, 14,79,595 को मैं कॉपी करूंगा और जाकर के डाल दूंगा इसके हाउस होल्ड आइटम्स में। और अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इनकी जो रिकॉन्सिलिएशन है वो अब जीरो हो गई है, ठीक है। अनरिकंसाइल्ड अमाउंट इनकी जीरो हो गई है, मेरा काम पूरा हो गया, ठीक है। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ ये कि मैंने यहाँ पे ये तो लिख दी है कि मेरी आमदन 8,66,000 रुपए, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा कि मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कहाँ पे लिखा है, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। अब मैंने जाके बताना कि ये 8,66,000 रुपए कहाँ से आ रहा है, तो मैं जाऊंगा एम्प्लॉयमेंट में सैलरी पे, यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा 8,66,000 रुपए, ठीक है। और मैं कैलकुलेट कर दूंगा। अब जब मैं कैलकुलेट कर दूंगा ना तो अब मेरे ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। इससे पहले मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगा, लेकिन जब अब मैंने यहाँ पे आके अपनी इनकम डिक्लेयर की है और ये इनकम 6 लाख से ऊपर है, तो अब अगर मैं वेल्थ स्टेटमेंट में जाऊंगा और यहाँ पे जाके अपनी सॉरी टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में जाऊंगा और यहाँ पे जाके अगर मैं कंप्यूटेशन में जाके देखूं तो ये मुझे नजर आएगा कि मेरी आमदन है 8,66,000 फ्रॉम सैलरी, और इसके ऊपर टैक्स कितना बना है जी, 13,300 रुपए मेरा टैक्स है, जो कि मैंने अब एफबीआर को जमा करवाना है। यहाँ से मैं उसका चालान बना के टैक्स जमा करवाऊंगा एफबीआर को। और अब अगर मैं ये चालान जमा करवा देता हूँ फिर उसके बाद मैं अपनी रिटर्न को सबमिट कर देता हूँ, ये ऊपर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है टैक्स जमा करवाने के बाद, तो दैट मीन्स कि मेरी रिटर्न प्रॉपर्ली सबमिट हो गई है और मेरा जो स्टेटस है वो फिर फाइलर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, अभी एक और स्टेप मौजूद है, उस स्टेप की तरफ भी चलते हैं। मैं चीज़ों को वाइंड अप कर रहा हूँ जी, जो जहाँ से ना समझ लगे रिकॉर्डिंग देखिएगा ज़रूर, आपको दोबारा से समझ भी आ जाएगी उस चीज़ की। लेकिन एक दफ़ा मुझे थर्ड स्टेप पे जाने दें, ठीक है। अज्यूम करें कि मैंने रिटर्न फाइल कर दी, अभी क्यों नहीं फाइल हो रही, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स बन रहा है, ठीक है। तो टैक्स अगर ना बनता हो तो रिटर्न फौरी फाइल हो जाती है, और अगर टैक्स बने तो फिर पहले टैक्स पे करना पड़ता है चालान बना के और बाद में रिटर्न फाइल होती है। चालान बनाना भी आपको सिखाऊंगा टैक्स का, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लासेस में। अभी फिलहाल आप अज्यूम करें कि जी मैंने रिटर्न फाइल कर दी है, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आईरिस को भी प्रॉपर्ली बंद कर रहा हूँ। अब मैं मेन पेज पे आऊंगा और मेरा जो स्टेप नंबर 3 है ना, अब मैं उसकी तरफ जाऊंगा। स्टेप 3 क्या है जी, 1,000 रुपए का चालान पे करना है आपने, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सरचार्ज हो, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा जी, आईरिस के मेन लॉगिन पे मैं आया हूँ।
मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाता हूँ ना, तो यहाँ पे चले नीचे नहीं बल्कि यहाँ ऊपर से कर लेते हैं। ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है ई पेमेंट्स का, मैं ई पेमेंट्स पे जाऊंगा। अब यहाँ से मैंने चालान जनरेट करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे CNSE सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और साथ ही यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा इनकम टैक्स, ठीक है। ये इनकम टैक्स में मैं जाऊंगा इस ऑप्शन पे, ये जो लास्ट लिखा हुआ MISC मिसलेनियस, ठीक है। अब मैंने जब मिसलेनियस सिलेक्ट कर लिया ना, तो ये ऊपर भी मिसलेनियस लिख के आ गया ई पेमेंट्स के नीचे। अब मैं ऐसे CNSE सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने CNSE टाइप करूंगा, मैंने पहले से किया हुआ है। उसके बाद मैं क्या करूंगा जी, कैप्चा लिखूंगा 897661 और इसको मैं एंटर कर दूंगा। अब देखें जी, मेरा यहाँ पे सारा CNIC, मेरा ईमेल वगैरह सब कुछ आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आगे मैंने सेक्शन सेलेक्ट करना है टैक्स की पेमेंट के लिए। अब वो कह रहा है जी टैक्स पेमेंट सेक्शन क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे 182A सरचार्ज फॉर ATL, ये सिलेक्ट करना है आपने। टैक्स ईयर कौन सा है, 2024। अमाउंट इन फिगर्स 1000 रुपए का जुर्माना आपने देना है, 1000 आपने खुद लिखना है। इतना करने के बाद आपने इसको कर देना जी यहाँ से सबमिट। जैसे आप सबमिट करोगे तो पूछा कि क्या चालान बना दे, PSID कहते हैं चालान को, आप कहेंगे यस। अब आपका चालान बन गया नुमान अहमद के नेम से, और कितने का जी, 1000 रुपए का, और ये उसकी पेमेंट ID है। आप इस चालान को प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद ये इस तरीके का होगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको जाके किसी बैंक में पे कर दें, चाहे तो ये PSID को यूज करते हुए जैज कैश, इजी पैसा वगैरह ऐप के जरिए पे कर दें। दोनों सूरतों में आपका ये चालान पेड कंसीडर होगा, ठीक है। ये थर्ड स्टेप था आपका। ये भी करने के बाद आपकी रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपका फाइलर होने के तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों के सवालात जो है ना वो मैंने देख लिए हैं, तो इनका जवाब जो है ना वो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। आपका इश्यू जो है, साथ साथ आपका इश्यू क्या है जो रिजॉल्व होने वाला है वो भी मुझे बताइएगा। तो आप लोगों के सबके जवाब ना मैं ग्रुप में देता हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा इस चीज का कि जब मैं कुछ सवालों के जवाब ग्रुप में दिया करूंगा ना, तो आप लोगों का ये टाइम जरा सेव हो जाया करेगा, ठीक है। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, अभी तक मैं यहीं पे हूँ। वैसे नमाज का टाइम हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम ना जाया हो, मेरा भी ना जाया हो। सवालात मैंने आप लोगों के देख लिए हैं, जवाब मैं ग्रुप में दे दूंगा। ये जो 13,000 टैक्स बना है, इनको एडजस्ट किस तरह, ये भी आप लोगों को अभी एडजस्टेबल टैक्सेस में हमने जाना है मेरे भाई, विद होल्डिंग टैक्सेस में जाना है। उस टाइम आपको समझ आएगी। पेंशनर का अभी के लिए आपको इतना बता देता हूँ कि पेंशनर की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता। आपकी पेंशन 10 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ रुपए भी पेंशन होगी ना आपकी, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। पेंशन एग्जम्प्ट होती है, लेकिन पेंशन अभी आगे आती है। कल हम सेक्शन 12 पढ़ाऊंगा आपको, फिर पेंशन को डील करना सिखाऊंगा, ठीक है। सवालात जो भी भाइयों के हैं काइंडली एक दफा उन्हें मेंशन जरूर कर दीजिएगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। ग्रुप में कर दे, मेरे पर्सनल नंबर पे कर दे, नहीं तो मैं खुद से भी ये सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही है जी। रिकॉर्डिंग इसकी जरूर देखिएगा, थोड़ी सी मुश्किल चीजें थी इसके अंदर। आपको सुबह पर्सनल पे मैसेज किया था ना कि मेरा ईमेल एड्रेस, शायद उस बंदे ने, अच्छा जी, इसके बारे में ईमेल एड्रेस का ये तरीकाकार होता है, आपको RTO में अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको मैं कल की क्लास में इसका तरीका का बता दूंगा। अगर स्टूडेंट है तो 0 रिटर्न फाइल करेंगे, हाँ जी। जिसकी आमदन नहीं है उसका 0 0 आएगा। स्टूडेंट हो गया, हाउसवाइफ हो गए, या वैसे ही कोई बंदे हैं जो कोई काम नहीं करते, कहीं से इनकम नहीं आ रही, वैसे ही जो है उनके बेटे कमा के दे रहे हैं, भाई कमा के दे रहे हैं, तो इन सब की आमदन 0 होती है। इनकी 0 0 की रिटर्न फाइल होगी। ठीक है जी, आज की क्लास को एक दफा फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मजीद टाइमिंग के बारे में भी आगाह कर दिया जाएगा, क्योंकि 7:30 के आसपास जो है वो तरावी नमाज का टाइम हो जाता है। कल से जो है वो तकरीबन 6 सवा 6 तक अफ्तार का भी टाइम होगा, तो कोई हिसाब लगाएंगे प्रॉपर टाइमिंग का, फिर आपको गाइड कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों की कीमती वक्त का। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।